तो यार जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 7वां चैप्टर है, 7वां पार्ट है प्रत्यावर्ती धारा, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपका है, जिसमें बात करेंगे सबसे पहला शक्ति गुणांक के बारे में। शक्ति गुणांक क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर इसके बारे में बात करेंगे हम लोग क्या, इसके बाद हम बात करेंगे वाटहीन धारा के बारे में कि वाटहीन करंट, वाटहीन धारा किसे कहते हैं। और फिर इसके बाद बात करेंगे वैद्युत अनुनाद के बारे में, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं और अनुनादी आवृत्ति के लिए जो व्यंजक आता है, जो सूत्र आता है, वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो तीनों टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि इनकी परिभाषा पेपर में आती ही आती है। ठीक है, तो इसलिए मस्त तरीके से इसको समझना। ठीक है, तो देखो यहाँ से बात करें, हमने बताया 12 फिजिक्स का जो 7वां चैप्टर चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले वाले वीडियो पे हमने आपको जितने भी प्रत्यावर्ती परिपथ है, चाहे एल परिपथ हो, सी परिपथ हो, आर परिपथ हो या एलसीआर परिपथ हो, इन सब के बारे में बहुत ही डीपली, बहुत आसान तरीके से पूरा समझा दिया है। 1 घंटे का वो वीडियो बना है, लेकिन पूरा एक एक चीज उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर आप परिपथ अच्छे समझना चाहो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पे जाओगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाके उसको देख सकते हो, बहुत आसानी से उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति गुणांक के बारे में, फिर वाटहीन धारा के बारे में, फिर वैद्युत अनुनाद के बारे में। ठीक है, तो देखो बात करें शक्ति गुणांक क्या होता है, जिसे पावर फैक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर क्या होता है, परिभाषा पढ़ो इसकी फिर समझते हैं। ठीक है, कहा गया वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर फाई, कलांतर क्या होता है, फाई, इस फाई की कोज्या को शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर फाई की कोज्या को शक्ति गुणांक कहते हैं। देखो हमारे पास वोल्टता का समीकरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का क्या होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी। अगर मान लो कलांतर फाई हो तो इसमें प्लस का फाई लगा सकते हो। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो फाई होता है इसे हम लोग बोलते हैं कला का अंतर, मतलब कलांतर। ठीक है, कलांतर बोलते हैं। तो यहाँ से परिभाषा ये कही गई है कि वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर जो फाई होता है, इसकी कोज्या, कोज्या का क्या मतलब है, कॉस। जब ज्या की बात की जाए तो साइन होता है, जब कोज्या की बात की जाए तो कॉस होता है। ठीक है, मतलब कॉस फाई, यहाँ से कॉस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब फाई जो कलांतर उसकी कोज्या अर्थात कॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति गुणांक बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझो। ठीक है, कॉस फाई बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस फाई को यहाँ से लिखते हैं, कॉस फाई बराबर फॉर्मूला होता है R अपॉन में Z। ये आपको फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें केवल इतना ही पूछा जाता है कि आपका शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र, और इसके सूत्र से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल से समझो, वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर फाई की कोज्या को शक्ति गुणांक कहते हैं और इसे कॉस फाई से प्रदर्शित करते हैं। कॉस फाई बराबर R बटा Z, जहाँ R क्या चीज है, जहाँ R आपका प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जेड को बोलते हैं परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा। इससे पहले वाले में जब एलसीआर पेपर बताया था आपको, तो इसमें अच्छे से हमने प्रतिबाधा को समझा था। ठीक है, तो ये होता है जेड प्रतिबाधा। अब अगर आपको जेड का फॉर्मूला पता है प्रतिबाधा का, तो यहाँ से रख सकते हो, तो कॉस फाई बराबर R अपॉन में जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड बराबर सूत्र होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका जेड का। ठीक है, तो कॉस फाई बराबर यहाँ से कितना आया, R अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, जेड बराबर सूत्र होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। जहाँ एक्सएल और एक्सी क्या चीज है, जहाँ एक्सएल को बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, क्या बोलते हैं एक्सएल को, प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं, और एक्सी को क्या बोलते हैं, एक्सी को बोलते हैं धायिती प्रतिघात। ठीक है, एक्सी को क्या बोलते हैं, धायिती प्रतिघात। ये सब चीजें हमने इससे पहले समझ रखी पूरा, ये एक्सेल कैसे आता है, एक्सी कैसे आता है, सब कुछ समझ रखा है। ठीक है, इसीलिए कह रहे थे इसके पहले वाला वीडियो अगर पूरा देख लोगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। परिपथ भी इंपॉर्टेंट है, परिपथ से न्यूमेरिकल लगते हैं, तो वो वीडियो आपको कह रहे हैं जरूर से जरूर देखना जाके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल से शक्ति गुणांक की परिभाषा पूछी जाती है 1 नंबर पे। तो शक्ति गुणांक क्या होता है, वोल्टता तथा धारा के मध्य जो कलांतर फाई होता है उसकी कोज्या, मतलब कॉस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर बोलते हैं। कॉस फाई बराबर सूत्र R अपॉन Z, जहाँ Z परिपथ की प्रतिबाधा, R प्रतिरोध है। Z बराबर सूत्र होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो यहाँ से Z की वैल्यू रख दोगे, R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और अंडर रूट ऊपर
तो ये cos फाई बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो शक्ति गुणांक में कुछ नहीं, इतना ही था। शक्ति गुणांक आप लोग समझ चुके हो। अब बात करते हैं वाटहीन धारा क्या होती है, वाटहीन करंट क्या होती है। ठीक है, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, इसे अच्छे से तैयार करना। ठीक है, तो आप लोग इसकी परिभाषा नोट कर लो। अब बात करते हैं वाटहीन धारा के बारे में। तो अब बात करते हैं वाटहीन धारा के बारे में, वाटलेस करंट के बारे में। ठीक है, देखो नाम ही है इसका वाटहीन धारा, नाम से ही समझ सकते हो इसे। वाटहीन, वाटहीन का मतलब जिसमें वाट ना हो। अब वाट क्या है, वाट है शक्ति का मात्रक। ठीक है, जो शक्ति होती है P, शक्ति जो P होती है उसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, क्या होता है, वाट होता है। तो वाटहीन धारा का मतलब जिसमें शक्ति P का मान कुछ ना हो, मतलब शक्ति वहां पे उपस्थित ना हो, मतलब आपकी शक्ति जो P का मान वो 0 हो, तो उस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, जहां पर शक्ति का मान जो आपका सामर्थ्य या शक्ति होती P, अगर उसका मान 0 है तो उस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ये सिंपल सी बात है। और कहां पे 0 हो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि आपका शक्ति या सामर्थ्य का मान 0 हो तो उस धारा को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब उसमें शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब वाट वाली शक्ति होती है, वाट में 40 वाट 50 वाट वाट में होगी। तो अगर वाट में शक्ति नहीं है तो हम उसे धारा को क्या बोलेंगे, वाटहीन धारा, उसमें वाट का कोई प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की धारा वाटहीन धारा है। तो यहाँ से परिभाषा इस टाइप से लिखी जाती है, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व अथवा धारिता है। मान लो कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व L हो, प्रेरकत्व क्या होता है L हो, या धारिता क्या हो C, मतलब संधारित्र की धारिता हो, और परिपथ में धारा प्रवाहित होती हो। ठीक है, और परिपथ में धारा प्रवाहित होती हो, परंतु औसत शक्ति क्षय क्या हो, 0 रहता है। मान लो आपके पास कोई परिपथ इस टाइप से, ठीक है, ये हमारे पास मान लो एक कुंडली जुड़ी है इस टाइप से, ये आपके पास प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा है। ठीक है, V बराबर V0 sin ओमेगा t। यहाँ से कहा गया ये आपकी स्वप्रेरकत्व तो कुंडली L है। इसी टाइप से धारिता वाला आपका परिपथ हो सकता है। तो यहाँ पे अगर धारिता, मान लो यहाँ पे धारा प्रवाहित की जाए I, और यहाँ पे जो औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय को P बार से लिखते हैं। P बार अगर 0 आता है तो आपका क्या होगा, उस धारा को वाटहीन धारा बोला जाएगा। कहा गया यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में आपका प्रेरकत्व तो जुड़ा हो या आपके पास क्या हो, धारिता जुड़ी हो, और परिपथ में धारा प्रवाहित होती हो, परिपथ में क्या हो रही, धारा प्रवाहित होती हो, परंतु औसत शक्ति क्षय जो P बार का मान हो वो 0 हो, अर्थात परिपथ में ऊर्जा का क्षय नहीं होता। मतलब औसत शक्ति क्षय अगर 0 है तो परिपथ में ऊर्जा का क्षय अर्थात ऊर्जा खर्च नहीं होती, अतः इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, इसे आप इस टाइप से लिख सकते हो। देखो अगर बात करें स्वप्रेरकत्व तो हो या आपके पास क्या हो, या आपके पास धारिता हो, तो उसमें आपके पास पता है अगर स्वप्रेरकत्व वाला जो समझा था हमने परिपथ, ठीक है, जिसमें केवल स्वप्रेरकत्व L जुड़ा हो, स्वप्रेरकत्व L जुड़ा हो, तो उसमें क्या आपको देखने को मिला था, उसमें ये देखने को मिला था कि जो आपका क्या था, धारा जो थी I, और जो आपका क्या था इस स्वप्रेरकत्व का विभव VL, वो क्या था, उसके बीच में कोण कितना आया था, 90 डिग्री। और अगर इसी टाइप से धारिता वाली बात करें तो धारिता में क्या था, धारिता में धारा और वोल्टेज के बीच में, इसमें भी क्या आया था, इसमें भी क्या आया था, इसमें भी हमें यही देखने को मिला था। मतलब VC क्या है, यहाँ पे VC है संधारित्र का विभव, VL क्या है, प्रेरकत्व का विभव। तो इसमें भी हमें कोण कितना देखने को मिला था, 90, क्योंकि दोनों में कोण 90 डिग्री होता है। तो जब यहाँ से औसत शक्ति क्षय हम लोग निकालते हैं, औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय P बार बराबर सूत्र होता है, P बार बराबर सूत्र होता है VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, ये सूत्र होता है P बराबर VRMS इंटू IRMS cos फाई। ठीक है, तो जब फाई बराबर यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब कालांतर जब 90 है, तो VRMS इंटू IRMS cos 90, cos 90 का मान सबको पता है 0 होता है। तो जब 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू 0, तब यहाँ से P बार की वैल्यू आएगी 0, अर्थात औसत शक्ति क्षय क्या है, औसत शक्ति क्षय क्या है, 0 है। औसत शक्ति क्षय क्या है, 0 है। ठीक है, औसत शक्ति क्षय जो है वो क्या आया, 0 आया, 0 आया। तो इस प्रकार की जो यहाँ पे करंट आपकी प्रवाहित होती है, उस प्रकार की करंट को क्या बोलते हैं, वाटहीन करंट बोलते हैं, वाटलेस करंट बोलते हैं, वाटहीन धारा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखो स्वप्रेरकत्व वाले परिपथ में भी हमने यही समझा था, जब प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़ रहे थे हमने, तो उसमें हमने देखा था, उसमें क्या पढ़ा था, उसमें जो कलांतर दोनों में 90 ही आता है। इसमें बस स्वप्रेरकत्व वाले में क्या होता है, धारा पश्चगामी होती है, वोल्टेज अग्रगामी होता है, और धारिता वाले में धारिता आपकी पश्चगामी होती है, वो धारिता अग्रगामी होती है, धारिता बोले धारा,
स्वप्रेरकत्व वाले में धारा जो होती है पश्चगामी होती है, मतलब पीछे होती है, और वोल्टेज अग्रगामी मतलब आगे होता है। धारिता वाले में धारा अग्रगामी मतलब आगे होती है और वोल्टेज पीछे होता है, मतलब पश्चगामी VC होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर कराई हैं, इसलिए वो वीडियो देखने के लिए कह रहे हैं आपसे। अगर उसको देखोगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो बाध्यहीन धारा पेपर में पूछा जाए तो इसी टाइप से आप लिख सकते हो, परिभाषा लिख देना, औसत शक्ति क्षय निकाल के दिखाना 0, और लिख सकते हो कि स्वप्रेरकत्व में भी VL और I के बीच में 90 डिग्री कोण होता है, धारिता में भी 90 का होता है, इसलिए फाई की जगह 90 रखते हैं तो औसत शक्ति क्षय 0 आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से बाध्यहीन धारा की भी परिभाषा एक ही नंबर पे आती है, 1 नंबर 2 नंबर पे आएगी, तो अच्छे से लिख देना। ठीक है, आप बात करते हैं इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुनाद। वैद्युत अनुनाद क्या है और अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक। ठीक है, ये आप समझ लो 2 या 3 नंबर पे आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लो। तो अब बात करते हैं वैद्युत अनुनाद के बारे में और अनुनादी आवृत्ति के बारे में क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे बताया ना, इसको जरूर से जरूर तैयार करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं वैद्युत अनुनाद की स्थिति क्या होती है। पढ़ो परिभाषा, अच्छे से समझ में आएगी। कहा गया किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति, किसी भी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जिसमें, ठीक है, जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं के मान परस्पर निरस्त हो जाएं, तो उस स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। क्या कहा गया? वैद्युत अनुनाद की स्थिति किसी परिपथ की ऐसी स्थिति है जब किसी आवृत्ति, जब किसी अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या हो, अनुनादी आवृत्ति के लिए जो परिपथ की प्रतिबाधाएं हो, प्रतिबाधा क्या है? Z, प्रतिबाधा जो Z का मान हो वो क्या हो जाए? आपस में निरस्त हो जाए। निरस्त का मतलब कैंसिल हो जाए, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। और अनुनादी आवृत्ति क्या है, ये इसके नीचे आपको लिखा है, इसको भी पढ़वाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, पहले वैद्युत अनुनाद की परिभाषा समझे। किसी वैद्युत परिपथ की, वैद्युत परिपथ में मतलब वही स्वप्रेरण कुंडली जुड़ी हो, धारिता जुड़ी हो, ये सब चीजें जुड़ी हो, तो इस प्रकार से जो परिपथ बनाओगे वो वैद्युत परिपथ हो जाएगा। तो किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पे उस परिपथ की प्रतिबाधाओं के मान परस्पर निरस्त हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो उस स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। उसे हम लोग वैद्युत अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है अनुनादी आवृत्ति क्या होती है। तो कहा गया अनुनादी आवृत्ति पे वह स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारिती प्रतिघात के बराबर होता है, उस स्थिति में आवृत्ति जो मिलती है हमें, उस स्थिति में परिपथ की जो आवृत्ति मिलती है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? अनुनादी आवृत्ति क्या होती है? एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो प्रेरण प्रतिघात होता है धारिती प्रतिघात के बराबर हो जाता है, तो इस स्थिति को अनुनाद, इस स्थिति में जो आवृत्ति प्राप्त होती है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको बताते कैसे आएगी अनुनादी आवृत्ति। तो यहाँ से लिखते हैं अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में, अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में शर्त है कि प्रेरण प्रतिघात धारिती प्रतिघात के बराबर होगा। अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में, अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में क्या होगा भैया? प्रेरण प्रतिघात बराबर धारिती प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात बराबर धारिती प्रतिघात। ठीक है, धारिती प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात बराबर धारिती प्रतिघात। और प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? एक्सेल होता है। प्रेरण लगा मतलब आपको स्वप्रेरक यूज करना एक्सेल, बराबर धारिती प्रतिघात क्या होता है? XC होता है। ये सब चीजें हमने इससे पहले वीडियो पे आपको समझाई थी। ठीक है, एक्सेल बराबर XC क्या हो गया, मतलब जब एक्सेल बराबर XC होगा तब जो आवृत्ति आएगी उसे हम बोलेंगे अनुनादी आवृत्ति। मतलब जब प्रेरण प्रतिघात धारिती प्रतिघात के बराबर होगा तब आपका क्या होगा? उस आवृत्ति को बोलेंगे अनुनादी आवृत्ति। अब उसका फॉर्मूला कैसा आएगा वो समझो। अब आपको एक्सेल का सूत्र पता होना चाहिए। एक्सेल बराबर सूत्र होता है ओमेगा इंटू एल, और XC का सूत्र पता होना चाहिए। XC बराबर होता है 1/ओमेगा-C। ठीक है, 1/ओमेगा-C होता है। ये फॉर्मूले पता है तो आगे का डेरिवेशन हो पाएगा। देखो एक्सेल क्या है? प्रेरण प्रतिघात, XC क्या? धारिती प्रतिघात। एक्सेल का सूत्र होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या चीज है यहाँ पे? ओमेगा है कोणीय वेग, एल क्या है? एल है स्वप्रेरण गुणांक। XC पे क्या होता है? इसमें 1 बटे में होता है, इसमें केवल ओमेगा एल होता है, लेकिन XC में 1/ओमेगा-C होता है। 1/ओमेगा इंटू C क्या है? धारिता है। ठीक है, यहाँ से ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा-C। आगे देखो, अब यहाँ से चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? देखो ओमेगा को इधर भेज लो, एल को इधर भेज दो, तो ओमेगा इधर आएगा तो ओमेगा को ओमेगा से गुणा हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ये एल इधर आ जाएगा तो 1/LC। ध्यान से देखो क्या हुआ, यहाँ से देखो ओमेगा का इधर वाला ओमेगा इसके पास आ गया ओमेगा स्क्वायर, और एल उधर चला गया तो 1/LC। ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा, अगर स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट 1/LC। ठीक है, ये चीज आ गया। ठीक है, ओमेगा बराबर अंडर रूट 1/LC आ गया। अब आपको यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ।
ठीक है, आवृत्ति का सूत्र पढ़ाया था आपको। आवृत्ति F बराबर सूत्र क्या होता है, आवृत्ति F बराबर सूत्र क्या होता है, आवृत्ति F बराबर सूत्र होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये होता है आवृत्ति का सूत्र। अगर यहाँ से ओमेगा का मान निकालोगे, ओमेगा का मान निकालोगे तो 2 पाई के इधर गुणा हो जाएगा F के साथ, तो ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू F। तो ओमेगा कितना आ गया, 2 पाई इंटू F। तो यहाँ से ओमेगा बराबर 2 पाई F आपको रख देना है। ठीक है, एकदम सिंपल। तो ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई F बराबर अंडर रूट 1/LC। ठीक है, ये चीज आ गया। अब देखोगे अगर यहाँ से ध्यान से, अगर इस 2 पाई को देखो, ये 2 पाई जो है इधर गुणे में इधर भेज दोगे तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर, देखो 2 पाई उधर भाग में जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते तो 1 के बट्टे में चला जाएगा 2 पाई आपका भाग में, और उधर क्या है अंडर रूट LC। ठीक है, अंडर रूट 1/LC यही तो है। तो F बराबर आ गया 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। यही अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, यही अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, यही अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। F बराबर 1/2 पाई और अंडर रूट 1/LC ऐसे लिख लो, या आप चाहो तो शायद बुक में ऐसे भी लिखा आपको दिख गया तो इस टाइप से भी लिख सकते हो। देखो F बराबर 1/2 पाई, देखो यहाँ पे अंडर रूट दोनों में लगा, 1 में भी और LC में भी। तो अगर बात करें अंडर रूट 1 लिखा है तो अंडर रूट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट 1 को हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और बट्टे में क्या आ जाएगा रूट का LC। आपको शायद इस टाइप से भी दिया हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसके आगे क्या दिया होगा, F बराबर दिया होगा 1/2 पाई रूट LC। ठीक है, इस टाइप से कर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से भी सूत्र आपके पास आ जाएगा। F बराबर 1/2 पाई रूट में LC। ठीक है, F बराबर 1/2 पाई रूट में LC। ठीक है, आप सही है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस टाइप से ध्यान दे लो F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, या इस टाइप से F बराबर 1/2 पाई रूट LC। ठीक है, जिस टाइप से आपको याद हो जाए आप याद। ठीक है, आप दिख रहा होगा, देखो F बराबर 1/2 पाई रूट में LC। तो जिस टाइप से आपको चाहिए फॉर्मूला याद हो जाए, चाहिए याद हो जाए, याद कर सकते हो आसानी से। ठीक है, और आवृत्ति का मात्रक सबको पता ही, क्या मात्रक होता है, हर्ज होता है। क्या मात्रक होता है आवृत्ति का, हर्ज। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो HZ। ठीक है, तो ये होती है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र, F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, या F बराबर 1/2 पाई रूट LC। ठीक है, तो इस टाइप से आप आसानी से अनुनादी आवृत्ति को समझ चुके हो। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे जो तीनों टॉपिक थे आपके, कौन कौन से, वाठीन धारा, वैद्युत अनुनाद और अनुनादी आवृत्ति और शक्ति गुणांक, तीनों को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और एक बार कमेंट करके सबको बताना है कि ये टॉपिक सबको समझ में आए कि नहीं। ठीक है, और आपको बताया इससे पहले हमने प्रत्यावर्ती धारा के सभी टॉपिक पढ़ा दिए हैं जितने इंपॉर्टेंट थे, चाहे वर्ग माध्य मूल मान हो धारा का औसत मान हो, या जितने टॉपिक परिपथ जितने थे सब उनको हमने बहुत अच्छे से समझाया है। इसलिए कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाओगे सारे वीडियो है, पहले पार्ट से लेके आपको जितने अभी तक पार्ट हो चुके सभी की वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मस्त तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, वहां पे केमिस्ट्री के भी पहले चैप्टर से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री की भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं, नोट कर लो इसे।